गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कुछ हाथ जुड़ गए हैं। अनसोल, अंकित, विशाल, सर ये आप रिकॉर्ड हो गई यूट्यूब वाली, चलती नहीं है, धुंधला सब सेम लगती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्लास सबकी बढ़िया चल रही है। आपका इंटरनेट सही नहीं बेटा। सुबह शाम तक हम क्लास लेते हैं, बढ़िया चल रही है एकदम। ठीक है। रितेश, हंसराज, प्रीत, कबीर, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, राम राम। और क्या हाल चाल है भाई सभी के? मजा आ गया भाई। एक तो आज मैच में देखा होगा आपने, टेस्ट मैच। खैर यंग जनरेशन कम देखती है, हमारे जैसे बुजुर्ग ज्यादा देखते हैं। और क्या एब्सलूट सिनेमा था आज। लास्ट के जो भी आधा घंटा 40 मिनट मैच चला, बहुत मजा आया देखकर। तो T20 वाले आप लोग कहाँ उस मजा को समझ पाएंगे। हंसराज, अंजलि सिन्हा, हसीस, प्रीत, नीतू, वॉइस नहीं आ रही है। तो वॉइस तो आ रही होगी। आ रही है वॉइस सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई समस्या हो तो बताओ, फिर हम शुरू करेंगे आज ही क्लास, आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने काफी सारे पॉइंट पढ़े थे। डीएसपी सर ऑन टॉप। भाई डीएस आजकल तो पता, पुलिस वाला कांस्टेबल किसी को कुछ नहीं समझ रहे, डीएसपी साहब छोड़ेंगे किसी को? वीरेंद्र सिंह, अंकित, जैस्मिन, सुरक्षा और कह रहे आ रही है, मैंने देखा। ओके ठीक ठीक, चलो बढ़िया। हाँ, तो कोई भी मैच होता है, बच्चा कह रहा प्रसिद्ध कृष्णा, टीम एफर्ट तो होता ही है। जो लास्ट में बैटिंग की वॉशिंगटन सुंदर ने जो इतने छक्के मारे, वो लास्ट के विकेट के लिए जो 39 रन की पार्टनरशिप हुई, वो काम आ गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट लिए। हर एक का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे तो खैर टीम गेम की यही खास बात होती है, और टीम गेम खेलना भी चाहिए। एक लीडरशिप क्वालिटी, लोगों को साथ में लेके चलना। तो मुझे इंडिविजुअल गेम से ज़्यादा बढ़िया लगते हैं टीम गेम, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, इनका आनंद ही अलग है। खैर चलो, अब आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, तार का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, तार का प्रतिरोध। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, इसे बेटा लिखते हैं हम आर से। ठीक है। तार का प्रतिरोध। टाइम चेंज कर लो भाई, टाइम नहीं हो पाएगा, है ना, सॉरी। एक और कह रहा है जी, धोनी के फैन हो, कोहली के। बेटा आप, कोई बच्चा कोई फालतू बात नहीं करेगा, अब केवल पढ़ाई की बात करेंगे हम। और अब मामला जो है बिल्कुल केवल और केवल पढ़ाई से संबंधित। एक दो मिनट में थोड़ा भावना में बह गया, इसलिए मैंने बात कर ली, वरना आपको पता है कि हमारी क्लास में केवल सीधे आते ही टॉपिक पे बात होती है। तो इससे आपका सीजीएल मेंस में एक मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा आगे चल के, वो आया भी है। और इस चैप्टर की रीड गेट डी रेजिस्टेंस। तो सबसे ज्यादा संभावनाएं जो होती हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में टीचर के पूछने की, वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध से क्वेश्चन पूछता है, या सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, या ओम के नियम से, या पावर शक्ति से। ये तीन चार उसके फेवरेट टॉपिक हैं। अब यहां से बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है इस चैप्टर का। अब बिल्कुल भी टाइम पास करे बिना अब आगे बढ़ेंगे आगे। ठीक है। अब देखो, वो वाली एक कहावत नहीं सुनी तुमने कि वो उंगली पकड़ाई तो पता नहीं क्या है ना, गिरवानी पकड़ लिया। हमने हल्का सा जिक्र क्या किया, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, कोहली के फैन हो कि धोनी के हो, क्रिक्स वॉक्स का बहुत अच्छा लगा। अब तुम भावुक ही हो गए। चलो ये बच्चा कह रहा सर ओल्ड स्टूडेंट, जब आप अमरनाथ गए थे तब। अच्छा, अमरनाथ जी मैं गया था 2 साल पहले, 1 से 10 जुलाई के बीच में लग रहा है बच्चा। तो हाँ, और मुझे उसमें बड़ा अच्छा लगा कि बिल्कुल नया बैच स्टार्ट हुए थे, और बैच अनाउंस हो गया, सब कुछ हो गया, फीस भी ले ली। और वो 1 तारीख से बैच अनाउंस हुए थे, जो 30 दिन में खत्म करना था। एक बैच आया था बीच में एसएससी का, और मैंने बच्चों से कहा कि बच्चों मैं जा रहा हूँ अमरनाथ जी, 10 तारीख से मैं बैच लूंगा, थोड़ा कोऑपरेट करना। और एक भी सिंगल बच्चे ने कोई कंप्लेंट नहीं की, तो उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उस समय का मुझे अभी भी याद है, 2 साल पहले की बात है। वरना कुछ बच्चे होते हैं भावुक होते हैं कि जी ये आपने फीस अभी ले ली है, बैच 10 दिन बाद स्टार्ट है। एक भी बच्चे ने नहीं कहा ऐसा, क्योंकि वो अचानक से फिर, मतलब प्रोग्राम तो था पहले से, पर वो बैच की अनाउंसमेंट अचानक से हुई। वो तो वो टीचर ने, सर ने अनाउंसमेंट कर दी, और जब तक मुझे पता चला तब तक सारी चीजें हो चुकी थी। चलो भाई आ जाओ। ये बेटा हमारे पास में एक तार है, ठीक है, ये मेरे पास में एक वायर,
और बेटा इस वायर का जो लंबाई है वो है L, ठीक। तार की लंबाई L है और इस तार का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यह है A। ये क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अभी बताऊंगा। पहले लिखेंगे L का मतलब है यहां पे लेंथ ऑफ वायर, तार की लंबाई। तो बेटा ए है यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हिंदी में से हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। L है तार की लंबाई और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तार की लंबाई तो हमें समझ में आ रही है कि भाई तार की लंबाई ये है कि तार के दोनों सिरों के बीच की दूरी अगर ज्यादा है तो तार की लंबाई ज्यादा है, दोनों सिरे नजदीक है तो लंबाई कम है। लेकिन ये आपने बीमारी क्या लिख दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद क्षेत्रफल, इतना भारी भरकम नाम। दो उसका मतलब समझना, जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा मेरे पास मान लो कि तार है ये, तो यहां से यहां तक तो इसकी लंबाई होगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, तो ये तार चल रहा है चल रहा है चल रहा है, जहां पे तार ये खत्म हुआ, आगे जो आपको गोलाई दिख रही है ना, ये इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये आपको जो दिख रहा है ये आप सिंपली समझो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है तार की मोटाई है। भाई अगर तार पतला होगा तो आगे की गोलाई कम होगी, जैसे मेरे पास मान लो एक तार ये है, तो इसका ये तार पतला है तो इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, ये तार मोटा इसका ज्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप तार की मोटाई समझ के करना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास में मैंने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि क्रॉस सेक्शन को समझो, अनुप्रस्थ काट को ये समझो, जैसे आप एक एप्पल लो और उस एप्पल को दो बराबर हिस्सों में काट दो, तो दो एप्पल को दो बराबर हिस्सों में काटोगे तो इधर भी व्हाइट व्हाइट दिखेगा, इधर भी व्हाइट व्हाइट दिखेगा। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यानी कि L यहाँ पे तार की लंबाई है और एक तार की मोटाई। अब हमें समझना है कि किसी तार का रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता क्या है। अच्छा, अगर इन जनरल हम बात करें रेजिस्टेंस की, प्रतिरोध की, एक आदमी के जीवन में कि भाई आप बाइक लेके सड़क पर निकले, स्कूटी लेके, साइकिल लेके निकले, तो आपके मार्ग में क्या क्या प्रतिरोध रुकावटें आ सकती हैं। आप जाओगे रास्ते में गड्ढा आ सकता है, स्पीड ब्रेकर आ सकता है, कहीं पे हो सकता है कि कोई पेड़ पड़ा हो, कहीं पे हो सकता है कोई पत्थर पड़ा हो, कहीं पे कोई जानवर लेटा हुआ हो। तो हम रोड पर भी चलते हैं तो हमारे मार्ग में अलग अलग प्रकार की रुकावटें आती हैं, प्रतिरोध आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं। ऐसे किसी तार में बेटा करंट कैसे बनती है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का भागना, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही तरफ को भागने लगे उसे हम कहते हैं करंट। तो करंट का है इलेक्ट्रॉन का भागना, तो इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं वायर के अंदर, तो इन इलेक्ट्रॉनों को भागते समय जो रुकावटें, जो मुसीबतें मिलेंगी वायर के अंदर, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। अब हम ये समझेंगे क्लास में कि किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं यानी कि करंट चल रही है, तो उस करंट को फ्लो करने में जो दिक्कतें आएंगी, जो मुसीबत आएगी, जो प्रतिरोध आएगा, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। देखो किसी तार के रेजिस्टेंस को बेटा मैं आर से लिख रहा हूं, तो किसी तार का जो रेजिस्टेंस होता है ना, एक तो बेटा तार की लंबाई की होता है समानुपाती, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब यह है कि तार की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। भाई आप खुद सोचो, अगर आपको एक जाना है 2 किलोमीटर, एक जाना 500 किलोमीटर, तो 500 किलोमीटर लंबे सड़क पर ज्यादा आपको गड्ढे वड्ढे दिखेंगे, तो जितना लंबा तार होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो लंबे तार जो होते हैं, लंबे तार जो होते हैं, इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा, तो लंबे तार का प्रतिरोध होता है ज्यादा। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस जो है ना, ये तार की मोटाई की होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर तार मोटा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, तो मोटे तार का रेजिस्टेंस होता है कम। खुद सोचो सड़क चौड़ी हो तो इजीली आप जाओगे, अगर सड़क की चौड़ाई कम होगी तो ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। तो तार की लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेकिन तार की अगर मोटाई ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम मिलेगा। अब यहां से एक चीज समझना आप, अगर तार लंबा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तार अगर पतला हो यानी कि मोटाई कम हो, नीचे की वैल्यू कम, तार अगर पतला हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी लंबे तार का रेजिस्टेंस भी ज्यादा, पतले तार का भी ज्यादा। तो लंबे तार का रेजिस्टेंस भी ज्यादा, पतले का भी ज्यादा, और तार लंबा और पतला दोनों ही हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। तो कैसे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, लंबे और पतले तार का। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किस तरह का तार अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, जो लंबे और पतले तार होंगे। लेकिन जो छोटे मोटे तार होते हैं, लंबाई कम रेजिस्टेंस कम, मोटाई ज्यादा नीचे की वैल्यू ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो छोटे मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है
और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लंबे पतले तार जिनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जल्दी गर्म होते हैं, फूक जाते हैं जल्दी। इसलिए आप अपने घर में देखना, अगर आपके घर में एसी वेसी लगी है ना, जो भारी चीजें लगी होती हैं, उनका तार बहुत मोटा होता है और उसका स्विच भी नजदीक ही होता है कि तार मोटा भी हो और छोटा भी हो, रेजिस्टेंस कम हो, जल्दी गर्म ना हो। लंबे पतले तार जल्दी गर्म होते हैं। आंखें बंद करके फील करो कि लंबा पतला तार है, ऐसे तार को आपने कनेक्ट किया बिजली से, जल्दी फूक जाएगा। तो लंबे पतले तार का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, छोटे मोटे का होता है कम। तो यहां पे लिखेंगे हम लॉन्ग एंड थिन वायर हैज लार्जर रेजिस्टेंस। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। लंबे और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। सेकंड लिखेंगे छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। शॉर्ट एंड थिक वायर हैज लोअर रेजिस्टेंस। हैज लोअर रेजिस्टेंस, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। तो लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस होता है ज्यादा और छोटे मोटे तार का होता है कम। दोबारा समझेंगे, छोटा और मोटा तार है, लॉन्ग एंड थिन वायर, लंबा और पतला, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और छोटा है मोटा है तो कम होगा। ये आप यहां से देख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को अगर हम मिला दें तो रेजिस्टेंस बेटा लंबाई के तो समानुपाती है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद कर्मानुपाती। और आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटा के हम इस गलटू का निशान लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वहां पे कांस्टेंट को हम लिखते हैं रो से, तो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है रो एल बाई ए। अब ये रो क्या बला है, बस समझो कि इसी से क्वेश्चन आता है पेपर में। ये जो रो है, और आपके यहाँ सीजीएल मेंस में भी इसी से पूछा हुआ है उसने 2 साल पहले, तो रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये इसका नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ज्यादातर पेपर में रेजिस्टिविटी शब्द का यूज करता है, एसएससी ने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूज किया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हिंदी में कहते हैं इसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, ये पता चल रहा है भाई? यहां पे थोड़ा अलग से लिखूं, इधर थोड़ा सा इधर कर दें। अरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। देखो तो बेटा किसी तार का जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला रो एल बाई ए। अब आपको सर एल तो हमें पता है कि तार की लंबाई है, ए में पता है कि तार की मोटाई है, ये जो रेजिस्टिविटी लिखा अपने विशिष्ट प्रतिरोध जिसका सिंबल होता है रो, ये क्या है, ये किस लिए आया भाई? एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपसे कहा कि लंबे और पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और छोटे मोटे तार का कम होता है, लेकिन बेटा मैं उतना ही लंबा मोटा तार ले लूं लोहे का, उतना ही लंबा मोटा ले लूं तांबे का, क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? नहीं। तो रेजिस्टेंस कितना है ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा लिया आपने। आप सोने का तार ले रहे हैं कि चांदी का ले रहे हैं कि तांबे का ले रहे हैं कि एल्युमिनियम का ले रहे हैं कि लोहे का ले रहे हैं कि स्टील का ले रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लंबाई पे, तार की मोटाई पे, और मटेरियल पे भी। मटेरियल कौन सा है? तो जो रो है ना, ये जो रेजिस्टिविटी है, ये मटेरियल के लिए आया है कि रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, वो किस पर निर्भर करती है। हम कहेंगे रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लंबाई मोटाई कितनी है, रेजिस्टिविटी आती है मटेरियल के लिए कि मटेरियल कौन सा है, सोना है कि चांदी है कि तांबा है, क्या है उसके लिए। तो वो तार का जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई पे भी डिपेंड करेगा, मोटाई पे भी और मटेरियल पे भी, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि मटेरियल कौन सा है। तो ये एल शब्द आया लंबाई के लिए तार की, और ये ए आया मोटाई के लिए, और ये रो किसके लिए आया? मटेरियल के लिए। तो पेपर में यही पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पे, मोटाई पर या मटेरियल पे। मटेरियल कौन सा है, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम एक लाइन लिखे यहां पे इंपोर्टेंट भाई, इस बच्चों को मैंने बताया था शुरू में क्लास का टाइम चेंज नहीं हो सकता है ना, तो बार बार क्यों लिख रहे हो की बात। एक बच्चा कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर। बेटा रजिस्टर क्या होता है? ऐसा कोई चालक जिसका कुछ रेजिस्टेंस हो। रजिस्टर का मतलब ही होता है कुछ प्रतिरोध हो, रजिस्टर हम उसे कहते हैं कुछ रेजिस्टेंस हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे
फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेजिस्टिविटी, इसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हिंदी में लिखेंगे प्रतिरोधकता 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 तार की लंबाई, प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के, प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के और उसके अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। प्रतिरोधकता, बेटा प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा मैं, प्रतिरोध तो डिपेंड करता है कि लंबे पतले तार का ज्यादा, छोटे मोटे कम। प्रतिरोधकता तार की लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। सेकंड लिखेंगे रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर भी डिपेंड करती है। प्रतिरोधकता, ये आएगा टेम्परेचर वाला फैक्टर अभी। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ और तापमान पर निर्भर करती है। तो रेजिस्टिविटी बेटा किस पर डिपेंड करेगी? मटेरियल क्या है, टेम्परेचर क्या है, लंबाई मोटाई से उसका कोई मतलब नहीं है। दोनों पॉइंट रट लेना, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आऊंगा, इसमें एक बच्चा जो पूछ रहा है, ये कह रहा है गोलीय दर्पण क्या है। दर्पण पढ़ के आओ, पता चल जाएगा गोलीय दर्पण क्या है, ठीक है। टाइम पास करने बताया करो क्लास में। अभी बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर अभी मैं से बहुत धीरे धीरे इसमें पूरी क्लियरिटी लेके आऊंगा, धीरे धीरे टाइम लगेगा इसमें। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी तार का जो रेजिस्टेंस है, इसकी किसी तार का बेटा जो रेजिस्टेंस है, आपको बचपन से पढ़ा है कि पता है कि इसकी जो एसआई यूनिट है, इसका जो मात्रक है वो है ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, इसका कोई बच्चा बताएगा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस का कह रहा बच्चा कुछ फायदा होता है? रेजिस्टेंस के बहुत फायदे हैं। आपको जब पढ़ाऊंगा ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो रेजिस्टेंस के तो बहुत भयंकर फायदे हैं। हीटर, बिजली का बल्ब, फ्यूज वायर, बहुत सारी चीजें उसमें काम करती हैं। रेलवे के इंडियाना वाले बैच में आप पढ़ा रहे हैं, हाँ पढ़ा रहे हैं भाई, अभी स्टार्ट नहीं है, क्लास करेंगे उसमें। जितने बच्चे लिख रहे हैं महो, इन सब का गलत है, ये सब तुक्केबाज हैं, रट्टेबाज हैं। यहां देखो, रेजिस्टेंस बेटा क्या होता है? रो एल बाई ए। मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी का मात्रक बताओ क्या होगा। प्रतिरोधकता को लिखते हैं रो से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? आर ए बाई एल। तो रेजिस्टेंस का मात्रक आपको पता ही है, रेजिस्टेंस को नापते हैं ओम में, एरिया को नापते हैं मीटर स्क्वायर में, लंबाई को नापते हैं मीटर में। यहां देखना, मीटर से मीटर कट गया एक, तो केवल क्या बचा? ओम मीटर। ओम मीटर बचा। तो बेटा जो रेजिस्टिविटी है, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का जो मात्रक है एसआई यूनिट, वो ओम मीटर। बहुत आता है पेपर में ओम मीटर, ये बिहार में भी किसी पेपर में आया था, ये रेलवे के एग्जाम में भी आया हुआ है, ये कई पेपर में पूछता है। अब बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत है, वो प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा, महो पे टिक लगा के आ जाएंगे, पता नहीं महो से क्या प्रेम है, वो किसी और का मात्रक है। तो रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम और रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर, ठीक है। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा चीजें आसान कर देता हूं। अब देखो, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे जो मैं बताने वाला हूं, अब इसे बड़े ध्यान सुनना। रेजिस्टेंस
प्रतिरोध, तो बेटा लिखते हैं हम आर से। एक है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है किसी तार का, कि जब तार में करंट चलेगी तो उसे कितनी मुसीबतें मिलेंगी, तो रेजिस्टेंस जो है वो तार की लंबाई पे भी डिपेंड करता है, मोटाई पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा लिया उस पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर क्या लिया उस पर भी डिपेंड करता है, सब पर डिपेंड करता है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। और ओम का सिंबल होता है ये जो मैंने ब्रैकेट में बनाया। रेजिस्टिविटी लंबाई मोटाई से मतलब नहीं है, डायमेंशन से मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि मटेरियल कौन सा लिया है और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है। और ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो यानी कि आज के बाद अगर कोई आपसे कहे कि प्रतिरोध किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हर फैक्टर पे, लंबाई है, मोटाई कैसी है, मटेरियल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, यूनिट क्या होगी उसकी, ओम। रेजिस्टिविटी डायमेंशन क्या है उस पर डिपेंड नहीं करते कि तार छोटा मोटा कैसा है, मटेरियल कौन सा है, टेम्परेचर क्या है, और यूनिट होती है ओम मीटर। आप कहोगे सर पेपर जो है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। मटेरियल यानी कि पदार्थ, यानी कि सोना है कि चांदी है कि तांबा है, मटेरियल नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, कह रहा जी मटेरियल क्या होता है। अरे मटेरियल बताओ, देश की दुर्दशा भाई कुछ ज्यादा खराब है। अब आप कहोगे सर ये तो रटने वाली बात तो हो गई, पेपर में तो हम करके आ जाएंगे कि रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। रेजिस्टेंस जो है तार की लंबाई मोटाई कैसा है, तार लंबा पतला है तो ज्यादा है, छोटा मोटा है तो कम है, वो सोने का तार है कि चांदी का तार है, सब पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता डिपेंड करती है, मटेरियल पे, लंबाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन हम रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर नहीं समझ पा रहे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, इनमें क्या अंतर है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इनमें अंतर क्या है उसे समझने की कोशिश करना। और ये लंबाई मोटाई पर डिपेंड क्यों नहीं करता। देखो बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है मेरे पास रो एल बाई ए। अगर मैं एक काम करूं, ध्यान समझना, अगर बेटा मैं एक काम करूं, मैं एक तार लूं जिसकी लंबाई मैं फिक्स कर लूं 1 मीटर, एक तार मैंने लिया उसकी लंबाई 1 मीटर मैंने फिक्स कर ली, ठीक। और मैंने क्या किया, उसका एरिया ले लिया कितना, 1 मीटर स्क्वायर। अब एक देखना, अगर मैं एक तार ले लूं जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, ये भी एक ये भी एक, तो बेटा आर किसके बराबर आ जाएगा, रो के। अब यहां ध्यान समझना, देखो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोधकता प्रतिरोध ही है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उस तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी कि आपने कॉपर का एक तार लिया 1 मीटर लंबा, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया, तो उसका जो भी रेजिस्टेंस आया उसे आपने से रेजिस्टिविटी कह दिया। फिर आपने सोने का तार लिया 1 मीटर लंबा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जो भी रेजिस्टेंस आया उसे रेजिस्टिविटी कह दिया। ऐसे आपने 50 मीटर लिए, सबके तार की लंबाई फिक्स 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया, तो आपने जो भी रेजिस्टेंस आया उसे रेजिस्टिविटी कहा। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन उस तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। यानी आपने लंबाई भी फिक्स कर रखी है सबकी और आपने एरिया भी फिक्स कर रखा है। अब मैंने क्या देखा, मैंने 50 तार लिए, सबकी लंबाई 1-1 मीटर, सबका एरिया 1-1 मीटर स्क्वायर, लंबाई भी सेम और एरिया भी सेम, लेकिन सबका रेजिस्टेंस अलग अलग आया। यानी रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा है। उतना ही लंबा मोटा तार किसका, तांबे का, उतना ही लंबा मोटा तार लोहे का, रेजिस्टेंस दोनों का अलग अलग आ रहा है। एक में करंट इजीली जा रही है तांबे में, लोहे में नहीं जा रही है, तब की लंबाई मोटाई तो सेम ही थी। यानी रेजिस्टेंस जो है करंट का फ्लो करना वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज मैंने कहा कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ही है, लेकिन रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता रेजिस्टेंस ही है उस तार का जिसकी लंबाई 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। अच्छा आप कहोगे सर नहीं 2 मीटर या 4 मीटर नहीं लेना, बाय डेफिनेशन एक एक ही लेना है। जो हमने डेफिनेशन सेट की है, जैसे मैंने आपको बोलूं कि मेरे पास में ये सिल्वर है, तो सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले के लिए है। ये कॉपर की जैसे रेजिस्टिविटी होती है 1.69 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो बाय डेफिनेशन आपको लंबाई 1-1 मीटर ही लेनी है
और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ही लेना है। अच्छा, आप ये कह सकते हो कि हम इतना ड्रामा क्यों करते हैं, हमने क्यों किया ऐसे कि 500 तार ले ली, 500 मेटेरियल लिए, सबकी लंबाई 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, जो भी रेजिस्टेंस है उसे रेजिस्टिविटी कहा। ऐसा पता मैंने क्यों किया? ऐसा मैं इसलिए करना पड़ता है, इसका फायदा क्यों है भाई? एरिया स्क्वायर में होता, भाई कह रहा है कि एरिया स्क्वायर में होना चाहिए क्या? क्या कह रहे हैं भाई? कह रहा है जी एरिया मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। किस में लिखे हैं एरिया? सेंटीमीटर में लिखूं या मीटर में लिखूं? एरिया की यूनिट भाई मीटर स्क्वायर ही होती है। कैसी यार मैथ पढ़ रहे हो तुम लोग, एसएससी के बच्चे हो ज्यादातर आप, 95%, और ऐसी बात पूछ रहे हो, हंसी नहीं रुक रही मेरी अंदर से। हम्म? देखो, अब आप कहोगे सर हम इतना नाटक क्यों कर रहे हैं, कि रजिस्टिविटी हम क्यों निकालते हैं कि कोई तार 1 मीटर लंबा लिया और एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, ऐसा पता क्यों करते हैं हम? अब खुद सोचो इसका पता फायदा क्या है। मान लो मेरे पास एक तांबे का तार है, लंबा पतला तार तांबे का, और लोहे का छोटा मोटा तार है। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने दोनों से करंट पास कराई तो तांबे का तार लंबा पतला लिया, उसमें करंट को बहुत रेजिस्टेंस मिल रहा है, लोहे का छोटा मोटा उसमें कम मिल रहा है। तो मुझे ये वहम हो सकता है कि लोहा बढ़िया होता है तांबे से, तो चला मैं अपने घर में वायरिंग लोहे की करवा दूं। भाई लोहा या तांबा बढ़िया है कि बेकार है, वो पता कैसे चलेगा? जब हम सेम लंबाई मोटाई पे कंपेयर करेंगे। तो अगर आपको कभी ये पता करना हो ना कि कौन सा मेटेरियल से करंट बढ़िया चलेगी, तो आप बस उसकी रजिस्टिविटी देख लो। भाई मान लो कि 4 मेटेरियल हैं, आपको पता करना कि किसमें करंट बढ़िया चलेगी, तो रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्यों देखो, क्योंकि जब रजिस्टिविटी निकाली होगी सबकी लंबाई फिक्स की होगी 1-1 मीटर, सबका एरिया भी फिक्स किया होगा 1-1 मीटर स्क्वायर ही। तो अब जिसका भी रेजिस्टेंस कम होगा वो बढ़िया है, जिसका ज्यादा है वो बेकार है। तो रजिस्टिविटी का फायदा ये है कि अगर आपको दो मटेरियल में कंपेयर करना हो कि इनमें से बढ़िया कौन सा, करंट किसमें बढ़िया चलेगी, तो रजिस्टिविटी देखो, रेजिस्टेंस मत देखो, क्योंकि रेजिस्टेंस में दिक्कत क्या है कि वो लंबाई मोटाई पर भी डिपेंड करता है। तांबे का तार बहुत लंबा पतला ले लेंगे, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आएगा, लोहे का छोटा मोटा लेंगे रेजिस्टेंस कम आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि लोहा बढ़िया है, लोहे से करंट बढ़िया चलती है। कंपेयर करना हो दोनों की लंबाई मोटाई बराबर लो, तभी तो कंपेयर करोगे। भाई मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप मान लो किसी रिश्तेदारी में कोई आपकी बहन है, मौसी की बुआ की लड़की है, आप एक रिश्ता देखने गए उसके लिए, तो एक लड़के का पता चला कि भाई साहब लड़का जो है ये साल के 3 लाख रुपए कमाता है, एक दूसरा लड़का है वो महीने के 50,000 रुपए महीना कमाता है। आप ये थोड़ी ना कहोगे फूफा जी यहां शादी कर दो, ये लड़का 3 लाख रुपए कमा रहा है, देख रहे हो, वो तो 50,000 ही कमा रहा है। भैया 50,000 महीने के कमा रहा है, तो साल के तो 6 लाख रुपए हो गए, उसके 3 लाख रुपए ही हैं। तो अगर आपको चूज करना होगा बहन के लिए, तो बढ़िया तो करोगे ना जहां पे जो ज्यादा पैसे कमा रहा हो, जहां पे ज्यादा लाइफ सिक्योर हो। तो कंपेयर करने के लिए दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो रजिस्टिविटी का फायदा ये होता है कि दो मटेरियल में कंपेयर करना हो तो रजिस्टिविटी देखनी पड़ती है। अच्छा इसकी रजिस्टिविटी कम यानी कि बढ़िया करंट पास करेगी, रजिस्टिविटी ज्यादा तो बेकार करेगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक बार मैं फिर दोबारा से एक काम करता हूं, 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं लाइन से, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना साथ में। हाँ, रजिस्टिविटी जितना कम उतना बढ़िया मटेरियल होगा। रेजिस्टेंस नापते कैसे हैं? कई तरीके हैं रेजिस्टेंस नापने के। ओम का नियम यूज कर सकते हैं उसके लिए, और भी और तरीके हैं रेजिस्टेंस नापने के। इसने कहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, धातु के चालक का प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता, पहले पेपर में ध्यान से पढ़ना, पूछा है प्रतिरोध रेजिस्टेंस, इसे लिखते हैं हम आर से। तो रेजिस्टेंस तो सब पर डिपेंड करता है कि तार लंबा है कि मोटा है कि टेम्परेचर कैसा है, मटेरियल कैसा है। तो आंसर क्या बनेगा? डी ऑप्शन, 25वें का डी आएगा, सबका ठीक होगा। अगला कह रहा है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ ए कंडक्टर, चालक के आकार रूप से स्वतंत्र है। जो चालक के आकार रूप पर निर्भर ही नहीं करता कि चालक छोटा है कि मोटा है कि पतला है कि कैसा है, जो आकार रूप से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जिस पर डिपेंड ही ना करे, वो आपको पता रेजिस्टिविटी है। ये लंबाई मोटाई पर डिपेंड ही नहीं करती, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अभी कंडक्टेंस बताऊंगा, चालकता वो भी डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टिविटी का तो अभी आपको पता ही है कि प्रतिरोधकता जो है वो मटेरियल पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, सौरभ, प्रजना,
श्वेता, वरुण, देवव्रत, अंजलि, सबका ठीक है एकदम। अगले पाओ। ये करो। कह रहा है कि तांबे की धातु की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस में से केवल एक पर निर्भर करती है। तो बेटा प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? रेजिस्टिविटी। एक तो मेटेरियल पे, मेटेरियल तो बताई दिया उसने तांबा, और एक टेम्परेचर पे। लंबाई मोटाई पे डिपेंड नहीं करती। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। ठीक। अच्छा, अब एक चीज लिखेंगे हम, कंडक्टेंस चालकता। बेटा कंडक्टेंस का सिंबल होता है जी। चालकता किसे लिखते हैं हम? जी से। और कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 बटे प्रतिरोध। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी कि प्रतिरोध का ठीक उल्टा, इसे हम क्या बोलते हैं? चालकता। तो कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। इंग्लिश वालों के लिए आसान है याद करना, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, देखो सेम सा साउंड आ रहा है ना। तो कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, चालकता जो है प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी तार का रेजिस्टेंस कम है, अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसकी कंडक्टेंस चालकता ज्यादा होगी। यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी चालकता, उसका कंडक्टेंस ज्यादा होने का मतलब कि वो अच्छा कंडक्टर होगा वो। जैसे जो मेटल होते हैं ना, मेटल का रेजिस्टेंस कम तो उनकी कंडक्टेंस चालकता ज्यादा। दूसरा, अगर बेटा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो कंडक्टेंस चालकता कम होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो चालकता कम आएगी। जैसे कि अगर हम बात करें इंसुलेटर कुचालक, इंसुलेटर जो कुचालक है ना, लकड़ी प्लास्टिक, इनका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, अनंत। अगर इनका रेजिस्टेंस अनंत है तो 1/अनंत, यानी कंडक्टेंस चालकता कितनी हो जाएगी? 0। ये मैं आगे पूछूंगा, इसका यूज करेंगे हम। अगर कोई आपसे पूछे कि जो कुचालक होते हैं उनका प्रतिरोध कितना होता है, कुचालकों का बहुत ज्यादा, अनंत, तो उनकी चालकता कितनी होगी? लगभग 0। तो प्रतिरोध लगभग अनंत और चालकता लगभग 0। तो कंडक्टेंस जो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। अब ये मैंने क्यों बताया आपको, इसमें इंपॉर्टेंट है इसका मात्रक, इसकी यूनिट। देखो कंडक्टेंस का बेटा मात्रक क्या होगा? आपको पता है कि ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हम नापते हैं किस में? ओम में। इसके हम यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं, यूनिट। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम ऊपर ले जाएंगे, ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम कहते हैं महो। तो जो महो मात्रक है ना, वो चालकता का है, जो बच्चे पहले बोल रहे थे। देखो रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोधकता का ओम मीटर, और चालकता का होता महो। और इसी महो को हम सीमेंस भी कहते हैं, इसी महो को सीमेंस भी कहा जाता है। तो अगर पेपर में पूछे कि चालकता का मात्रक क्या है, कंडक्टेंस का मात्रक क्या है, तो कंडक्टेंस चालकता का मात्रक होता महो या सीमेंस, ये ध्यान रखना। तो याद आया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए ओम, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर, कंडक्टेंस जो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर, इसका होता है महो। तो महो किसका है वो याद रखना, ये नहीं कि हर बार महो ही चिपका दो। वो पूछे रेजिस्टेंस तो भी महो लिख रहे हो, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो भी महो लिख रहे हो, कंडक्टेंस पूछ रहा है तो भी महो लिख रहे हो, तो महो किसी और का है। ठीक। ऐसे ही एक होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता। इसे बेटा लिखते हैं हम सिग्मा से। कंडक्टिविटी होता है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम 1 बटे प्रतिरोधकता, 1 बटे
प्रतिरोधकता। तो जो कंडक्टिविटी है इसे लिखते हैं हम सिग्मा से, कंडक्टिविटी होता है 1 रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को लिखते हैं हम रो से। इसका यूनिट निकालना, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या लिखवाई थी, ओम मीटर। ओम ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है ये ओम इनवर्स, नीचे मीटर लिखा हुआ है। इसी बेटा ओम इनवर्स को हम लिखते हैं महो, तो इसका मात्रक हो गया महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर। देखो कंडक्टेंस चालकता का था महो, कंडक्टिविटी का महो पर मीटर, तो कंडक्टेंस चालकता के लिए महो या सीमेंस का यूज करते हैं और कंडक्टिविटी के लिए महो पर मीटर या सीमेंस पर मीटर का यूज करते हैं। ये चारों की मैं यूनिट एक साथ लिखवाऊंगा अभी, ये चारों की रटनी आपको क्लास के अंदर ही। अभी मैं याद करने का तरीका भी बताऊंगा थोड़ा सा इन्हें, क्योंकि इसमें आते हैं ना, ये क्वेश्चन आता है भाई से मात्रक से। मैं साइड में लिख देता हूं, सिंबल से लिख देता हूं, यहां देखना पेपर में। देखो बेटा रेजिस्टेंस आए, ये तो कोई बच्चा गलत करके आएगा नहीं, प्रतिरोध का मात्रक बचपन से पता है कि ओम होता है। अब देखो रेजिस्टेंस का है ओम, अब ये पेपर में याद रखना कि रेजिस्टेंस का बस साइड में लिखना कि ओम है, तो जो रेजिस्टिविटी है तो उसका नाम भी रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है, तो रेजिस्टेंस का ओम है तो रेजिस्टिविटी का मात्रक इससे मिलता जुलता होगा, यानी कि ओम है तो इसका ओम मीटर होगा। समझ रहे हैं? कंडक्टेंस चालकता का है महो, तो कंडक्टिविटी जो है उससे मिलता जुलता होगा, तो इसका होता है महो पर मीटर। याद रखना जो आर वाले हैं रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध प्रतिरोधकता, इनका एक जैसा होगा। प्रतिरोध ओम आया तो यहां भी ओम आएगा, ओम ओम मीटर। चालकता विशिष्ट चालकता, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, इसमें महो आया तो इसमें आएगा महो पर मीटर। तो चारों का रट लो, ओम ओम मीटर किसका आंसर है, महो किसका है और महो पर मीटर किसका है, कर लो याद ये। ओम ओम मीटर याद करता हूं मैं भी क्लास में आपके साथ में। रेजिस्टेंस प्रतिरोध का तो याद है, रेजिस्टेंस का है ओम, तो रेजिस्टेंस के जैसा ही है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोध के जैसा है प्रतिरोधकता। वहां ओम आया तो यहां भी ओम आएगा, ओम ओम मीटर, खत्म। कंडक्टेंस चालकता, इनमें ओम तो आएगा नहीं क्योंकि ओम तो आर वालों में आता है, प्रतिरोध वालों में आता है, तो इसमें आएगा फिर महो और कंडक्टिविटी महो पर मीटर। ठीक है, ये याद कर लो। अरे याद हो जाएगा कि भूल जाओगे? ट्रेवल आध्या सौरभ शर्मा, सौरभ तिवारी मेरे पास से मैच की पेनजी नहीं खुल रही है। अच्छा भाई, हाँ बिल्कुल सही लिखा पीयूष सैनी ने। बेटा जो कंडक्टिविटी है ना विशिष्ट चालकता, ये रेजिस्टिविटी की तरह है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ये भी मटेरियल पे ही है, डिपेंड करती है ये भी मटेरियल और टेम्परेचर पे। ठीक है, होते हैं सबके होते हैं, मोनू जरूरत नहीं इनकी। ठीक है, चलो एक ये बताना, एक क्वेश्चन बताना, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है गुणनफल, ये किसके बराबर होगा? प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता का गुणनफल किसके बराबर होगा? ऑप्शन है 0, इन्फानाइट, +1, डिफरेंट और डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग वैल्यू होगी। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट चालकता, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का गुणनफल कितना बनेगा। सिलेबस कब खत्म होगा? जब होगा पता चल जाएगा। मोनू, अंकित, लोकेंद्र, पीयूष, मुस्कान, हाँ देखो बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये कंडक्टिविटी होता है 1 रेजिस्टिविटी के बराबर, तो इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई 1 आएगी हमेशा, मटेरियल कोई सा भी हो, आंसर होगा 1। तो जो बच्चे डी लिख रहे हैं ये सब वो हैं जो ऑप्शन की फील लेकर आंसर देते हैं, ये लॉजिक नहीं लगाते भाई पूछा क्या है। वो पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता का गुणनफल, तो ये तो आपस में रेसिप्रोकली होते हैं, यानी कि आप इसकी जगह 1/ρ लिख सकते हो तो कट जाएंगे आपस में। भाई कंडक्टिविटी क्या लिखवाया, सिग्मा क्या लिखवाया मैंने, सिग्मा होता है 1/ρ के बराबर, तो यहाँ पे इसकी जगह 1/ρ लिख दो तो रो से रो कट के एक ही वैल्यू आएगी हमेशा। कोई 0 बता रहा है, जिसका जो मन कर रहा है, बढ़िया है भाई, तुक्के हमारा करो, बढ़िया रहेगा ना।
बाकी जो बच्चे हैं उन्हें अच्छा लगेगा क्लास में, कंपटीशन इतना है नहीं जितना दिखता है। एक कह रहा डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल, पूरा टाइप भी कर रहा है। अरे भाई अलग अलग मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग अलग होगी, जिसकी रजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसकी ये कम होगी उसकी ये ज्यादा हो जाएगी, दोनों के मल्टीप्लाई करके एक ही बनेगा। ला ला ना 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 ना। गलती हो गया है, भारी मिस्टेक हो गया है सर, है ब्लंडर हो गया है ये। चलो अब लिखेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। मोए मोए हो गया। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर किसी मटेरियल का, किसी पदार्थ का प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा कि सेम रहेगा, आप किस पर टिक लगा के आओगे पेपर में? टेम्परेचर बढ़ने पर किसी पदार्थ का आपको क्या लगता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटता है कि सेम रहता है? क्या करें भाई, कितने मन से पढ़ा लो बच्चों को क्लास में, बच्चों के क्वेश्चन कैसे रहेंगे? आपको नींद नहीं आती है क्या? कभी कुछ कभी कुछ। इतना कीमती समय आपको मौका मिल रहा है। हम लोग के साथ क्या था हमारे टाइम पर, मान लो अगर एक डाउट आ गया ना तो भाई साहब पता नहीं चलता था किसे सोल्व करने का कुछ ऑप्शन ही है ना, गूगल है ना कुछ है। टीचर ने बता दिया तो बता दिया, नहीं तो और टीचर से भी कितना पूछ ले, मान लो आज आ गया डाउट, कल पूछ लिया, फिर कुछ एक आध डाउट आ गया तो शर्म आती थी पूछने में। आज तो आपको हल्की सी दिक्कत हो तो पूछ लेते होंगे। आपको इतना मौका मिल रहा है कहीं भी दूर दराज गाँव में बैठ कर पढ़ने का, और ये पूछ रहा है कि जी आपकी नींद नहीं आती है क्या, ये नहीं होता है क्या? घर वाले उम्मीद लगाए बैठे होंगे लड़का कुछ करेगा, लड़के को इसमें इंटरेस्ट है कि मास्टर को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा उनका भी ठीक है, जो कह रहे हैं कि घटेगा उनका भी सही है, जो कह रहे हैं सेम रहेगा उनका भी सही है। जैसे एक बच्चे ने लिखा प्रीत ने कि डिपेंड करेगा किसके बारे में पूछ रहे हैं। देखो टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर बेटा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध या रेजिस्टिविटी किसी के बारे में पूछे दोनों में से, ये बढ़ जाता है। तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका? कंडक्टर्स, चालकों का। तो अगर मैं आपसे किसी कंडक्टर की बात करूं, कंडक्टर का मैंने एग्जांपल लिखवाया था आपको, धातु, मेटल, सोना चांदी तांबा, तो किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कोई भी आप तार ले लें, जैसे कि तांबे का, लोहे का, सोने का, चांदी का, इनका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, करंट को चलने में ज्यादा दिक्कत आएगी गर्म तार में। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध घटता है बेटा सेमीकंडक्टर्स, अर्धचालकों में, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम में, तो इनका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। तीसरा, टेम्परेचर के बढ़ने या घटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नो इफेक्ट, मिश्र धातुओं पर, अलॉयज पर, अलॉयज, मिश्र धातु। देखो जो अलॉय होते हैं ना, मिश्र धातु, इनका पहले से रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। अगर टेम्परेचर हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी जाए तो पहले से इतनी ज्यादा है कि वो इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अब पेपर में आपको ध्यान से पढ़ना है, खासतौर से सेकंड वाला केस पूछता है वो कि अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और अलॉयज के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अलॉय का रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का, इसलिए लेबोरेटरी में जो हम स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाते हैं ना, से लैब के अंदर मान लो कि आपको रेजिस्टेंस है, टीचर ने कहा कि भैया 500 ओम का है, 1000 ओम का है, वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, मैग्नीन के। क्योंकि आज टेम्परेचर मान लो क्लास में कुछ और है, कल को कुछ और है, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो रीडिंग पे फर्क ना पड़े,
तो जो मिश्र धातु होते हैं इनका नहीं कोई चेंज फर्क पड़ता। मिश्र धातु जैसे बड़ा फेमस एग्जांपल है इसका मैंगनीन, मैंगनीन, ठीक है। अब हमारे पास आपको ध्यान रखना कि तापमान का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरी तरह याद रखना कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा। डिपेंड करेगा कि अगर किसी मेटल की बात करेगा, कंडक्टर की, चालक की, सोने चांदी तांबे की, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, सिलिकॉन जर्मेनियम का घटता है। मिश्र धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इनका हम पोस्टमार्टम करेंगे बढ़िया तरीके से डिटेल में। ये बीच वाली लाइन पकड़ लो। ये लिख रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने पर, तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। तो बेटा तापमान के बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। सेमीकंडक्टर का नहीं, उल्टा हो रहा है, तापमान लगातार बढ़ेगा, रेजिस्टेंस लगातार घटेगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाने की जगह घटाना शुरू कर दूं तो क्या होगा? तो बेटा अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर मैं लगातार टेम्परेचर कम करूंगा तो सेमीकंडक्टर का लगातार रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान सुनना, टेम्परेचर चलो कम करते हैं, 0 डिग्री, -20 डिग्री, -50, -100, -150, -250। जब मैं आपको हीट वाला चैप्टर पढ़ा दूंगा, या आपकी क्लास में मैंने हो सकता है कि पढ़ा दिया हो, जब मैं हीट वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा अगर मैं टेम्परेचर कम करने लगूं तो सबसे कम तापमान जो हो सकता है ना, वो होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर हम जा सकते हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 बिल्कुल ही लोएस्ट पे चला जाऊं, मिनिमम पे, 0 केल्विन पे, तो इधर रेजिस्टेंस बढ़ते 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 इतना ज्यादा प्रतिरोध हो जाएगा कि करंट चलना ही बंद कर देगी। अगर रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाए कि करंट चलना ही बंद कर दे तो वो पदार्थ कुचालक बन जाता है, इंसुलेटर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर अर्धचालक कुचालक की तरह कब बिहेव करते हैं? सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर कब बनेगा? अर्धचालक का कुचालक कब बनेगा कि करंट पास ना करे, रेजिस्टेंस अनंत हो जाए? तो हम बोलेंगे 0 केल्विन तापमान पर। तो ध्यान सुनेंगे, अभी मैं लाइन लिखवाऊंगा, पेपर में क्या पूछेगा कि टेम्परेचर को मैं लगातार कम कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा अगर तापमान बिल्कुल ही कम कर दूं तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा करंट आगे नहीं बढ़ेगी, तो सेमीकंडक्टर लकड़ी की तरह हो जाएगा, ये कुचालक बन जाएगा। तो सेमीकंडक्टर का लकड़ी कुचालक कब बनता है? 0 केल्विन पर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन ब्रैकेट में लिखेंगे -273.15 डिग्री सेल्सियस। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। 0 केल्विन पर, 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालकों की भांति, पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। सेकंड, ये पॉइंट लिख लेना भाई सभी। 0 केल्विन होता है -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक, अच्छा दूसरा, अगर बेटा हम ऊपर वाले का अब पोस्टमार्टम करते हैं, यहां आ जाओ। अब हमने देखा कि कंडक्टर जो चालक हैं जैसे कि मेटल, सोना चांदी तांबा, इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो टेम्परेचर घटने पर तो रेजिस्टेंस घटेगा। चलो टेम्परेचर घटाते हैं, 0, -20, -50, -100, -150, -250, -260। अगर मैं टेम्परेचर कम करते 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 बहुत ही कम कर दूं, -260-70 के आसपास, तो बेटा इधर रेजिस्टेंस घटते 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 लगभग 0 हो जाएगा। यानी तापमान अगर मैं कम करता रहूं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस लगभग 0। अरे मजा आ गया, रेजिस्टेंस 0, प्रतिरोध 0, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम कंडक्टर नहीं कहेंगे, अभी हम कहेंगे सुपर कंडक्टर, अतिचालक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सुपर कंडक्टर कौन होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो। सुपर कंडक्टर बनता कब है? जब कंडक्टर को बहुत ही कम तापमान पर लेके जाएंगे, बहुत ही लो टेम्परेचर पर कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी उसका प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे
एट वेरी, भाई जो आपके डाउट आ रहे कुछ बच्चों के, अभी क्लास ये टॉपिक खत्म होने के बाद देखेंगे। एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स बिहेव, एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर्स बिहेव लाइक ए सुपर कंडक्टर। अत्यधिक अत्यधिक कम तापमान पर, अत्यधिक कम तापमान पर चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। चालक अति चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक कम तापमान का बेटा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये फेमस एग्जाम्पल है, लिख लेंगे। एट 4.2 केल्विन, ब्रैकेट में लिखेंगे -268.8 डिग्री सेल्सियस। एट 4.2 केल्विन मरकरी बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। हिंदी में लिखेंगे 4.2 केल्विन, 4.2 केल्विन अर्थात 4.2 केल्विन अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर, 4.2 केल्विन अर्थात माइनस, भाई संदीप कुमार मैं जो मैं बोल रहा हूं सुनो, राइटिंग समझ में आ जाएगी। 4.2 केल्विन अर्थात -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, देखो दोबारा सुनना भाई, पहले में क्या लिखा मैंने? 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालकों की भांति व्यवहार करते हैं। यानी अर्धचालक का कुचालक बनाना है, सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर बनाना है, तो किस तापमान पे होगा? 0 केल्विन। एक मैंने क्या बोला? अत्यधिक कम तापमान पर चालक अति चालक बन जाते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर। तो बहुत ही कम तापमान का मतलब है कि 4.2 केल्विन कितना कम तापमान है? -268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अति चालक की भांति व्यवहार करता है। और अति चालक का मतलब ये होता है सुपर कंडक्टर का जिसका रेजिस्टेंस लगभग 0 हो। तो लिखेंगे यहां पे हम सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन। फिर मैं आपसे पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा। अति चालक लिखेंगे सुपर कंडक्टर is a conductor which provides minimum to minimum resistance। ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 0 ओम। हिंदी वाले लिखेंगे अति चालक वह चालक है, अति चालक वह चालक है, अति चालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। ठीक है, ठीक। अब मैंने आपसे भाई कुछ बातें बताई, अब इनको यहां पे आपको देख के बताना है। यहां से कुछ बातें पूछी जाएंगी और थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन जो है लॉजिकल होगा, तो एकदम जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है ना। अरे इस वाले में नहीं है क्या? दूसरी पीडीएफ खोलनी पड़ेगी लग रहा है। मुझे लग रहा था शायद एक इसमें ही होगा। और ये क्या आ गया? प्रैक्टिस सेट 4-5 में है क्वेश्चन। 5 यहां से उठाते हैं। ST 4 यहां से, चलो
सर टाइम चेंज हो गया है क्या? नहीं हुआ भाई, कहाँ हुआ है? बुक कब तक आएगी? इस महीने आ जाएगी 100%। हमने उसमें भाई कई बार प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं ताकि ना ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, मतलब गलत चीज नहीं आनी चाहिए। एक क्वेश्चन ये करना, कह रहा है कि पदार्थ में क्या है जो इसे सुपर कंडक्टर बनाता है? व्हाट इज इन सब्सटेंस दैट मेक्स इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस? व्हाट इज इन सब्सटेंस दैट मेक्स इट सुपर कंडक्टर सब्सटेंस? तो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी लो, लगभग लगभग जीरो, वेरी लो। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी जीरो और वेरी वेरी लो लिखा हो ना, तो बेटा आपको कोशिश क्या करनी है कि पहले वेरी लो वाले को ढूंढना। अगर वेरी लो मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि लगभग जीरो है। ठीक है, आपका कोई लाइव स्पेशल बैच अभी अभी आए ना लाइव, वो 99 में कई बैच आए हैं अभी, उनमें से आप रेलवे स्पेशल वगैरह ले सकते हैं, वो लाइव ही है। इसमें भी एक ही क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3। जब तक मैं 4-5 क्वेश्चन नहीं करा लूंगा, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, टाइम कितना भी हो जाए, घड़ी मत देखना, कभी घड़ी देख के पढ़ाई करने लगो। वेरी लो यानी कि लगभग जीरो। एक बच्चा कह रहा है कि आज तक हमें आपका नाम नहीं पता था। बेटा नाम में क्या रखा है? नाम में तो अक्सर इंसान मजहब ढूंढ लिया करते हैं। लाइन सुनिए ये, व्हाट इज इन नेम? शिक्षक जब किसी तार में लंबे समय तक बिजली प्रवाहित होते हुए गर्म क्यों हो जाता है? क्योंकि करंट हीटिंग इफेक्ट पैदा करती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हीट के करंट के कई प्रभाव हैं, उनमें से एक हीटिंग इफेक्ट भी है। कह रहा था ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मात्रक क्या है? एम्पियर होता है करंट के लिए, कुलाम होता है चार्ज आवेश के लिए, ओम होता है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है प्रतिरोधकता, तो किस पे टिक लगाएंगे? ओम मीटर। इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, याद आया आपको, मैंने बताया था बीच में कि रेजिस्टिविटी अगर सिल्वर चांदी की पूछे, ये फेमस इन्हीं की पूछता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। लेकिन कॉपर की पूछे तो कॉपर की मैंने क्या लिखवाई थी? 1.69। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने उतारा ही नहीं होगा ये, 1.69 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो 16 का बी आएगा आंसर। तो रेजिस्टिविटी जो है कॉपर की वो हल्की सी ज्यादा है, किससे? सिल्वर से। ये करो, ये करो पहले, चलो ये वाला। इसके लिए मैं ढूंढ रहा था पीडीएफ। कुशविंद्रा मोनू, वो बल्ब जब पढ़ाएंगे तो वो चल जाएगा बेटा, बल्ब में क्या होता है ना। जब बल्ब आएगा तो बल्ब का पता चल जाएगा, डोंट वरी। क्यों परेशान होते हो? क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए? हिस्ट्री पॉलिटी वाले टीचर से पूछना भाई, वो ज्यादा बढ़िया बताएंगे। कह रहा एट 0 केल्विन कंडक्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर। बेटा मैंने आपको आज बताया था कि 0 केल्विन पर, देखो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर बन जाता है इंसुलेटर कुचालक। अगर 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर कुचालक बन जाता है तो कुचालक का रेजिस्टेंस कितना होता है? अनंत। उसने पूछा कंडक्टेंस चालकता, तो चालकता कितनी होगी? 0। तो 0 वालों का ठीक है जो 0 बता रहे हैं। वो एक चीज बताओ, 0 केल्विन पर अर्धचालक बन जाता है कुचालक, वो चालक रहा ही नहीं तो उसकी चालकता 0 हो गई, कुचालक बन गया वो। तो 0 केल्विन पर अगर कंडक्टेंस पूछेगा तो 0 बताएंगे, और रेजिस्टेंस पूछता तो अनंत बताएंगे। तो रेजिस्टेंस पूछता है तो अनंत, और चालकता पूछता है तो 0। देखो इससे पिछले वाला क्वेश्चन है परम शून्य तापमान। बेटा परम शून्य तापमान का मतलब होता है 0 केल्विन, एब्सोल्यूट 0 होता है 0 केल्विन। तो कह रहा है 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 0 केल्विन पर रेजिस्टेंस पूछेगा तो इनफाइनाइट। अभी तो मैंने बताया कि 0 केल्विन पर
अर्धचालक कुचालक बन जाता है। कुचालक का प्रतिरोध होता है अनंत, तो प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत बताएंगे, और चालकता पूछता, कंडक्टेंस पूछता तो 0 बताते। तो दोनों मैंने क्वेश्चन साथ साथ रखे हुए हैं ये, ठीक है। एक एक करो, लास्ट क्वेश्चन आज का। कल मैं आपको बताऊंगा कि तार को मेल्ट करना, खींचने से उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, तो कल हम बात करेंगे इसकी। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। और सब बच्चे भाई उम्मीद मत क्या करो कि सबका नाम ही क्लास में बोल दिया जाए। बादलों का एक्चुअल कलर क्या होता है? बादल तो भाई सफेद रंग के दिखाई देते हैं। सुपर कंडक्टर आर दोज एलिमेंट हुज कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल हुज रेजिस्टेंस फॉल ऑलमोस्ट टू 0 एट वेरी लो टेम्परेचर। ये तो है। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध लगभग लगभग 0 होता है, और अतिचालक कब बनते हैं? बहुत ही लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसका आंसर बी है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है, इसी टाइम पर। तो आज के लिए बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन, थैंक यू।